नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका हिंदी टीचर आज आपको कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की पाठ संख्या 10 कामचोर कहानी का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। इस कहानी की लेखिका है इस्मत चुगताई। इन्होंने एक मुस्लिम फैमिली की कहानी लिखी है, जो बहुत ही बड़ी फैमिली, एक संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार जिसमें सभी दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके सारे बच्चे सभी एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। तो ऐसी एक संयुक्त फैमिली की ये कहानी है, जिसमें सारे बच्चे, जिन्हें बचपन से कभी कोई काम करवाया नहीं गया है और वो सिर्फ बैठे रहते हैं एक जगह अपनी जगहों पर, और इधर उधर उठते भी हैं तो सिर्फ ऊधम मचाते हैं, शरारतें करते हैं। जिससे परेशान होकर घर के बड़ों ने यह निश्चय किया कि अब हमें नौकरों को निकाल देना चाहिए। और ये जो मोटे मोटे किस काम के बैठे हैं, उनका कहना था कि आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, जो हिलकर पानी भी नहीं पीते, अर्थात अपना काम भी स्वयं नहीं करते हैं। तो क्यों ना हम इनकी आदत डलवाई जाए, ये खुद अपना काम करने की आदत डालें। ये सारे कामचोर होते जा रहे हैं बैठ करके। तो जैसा कि हम देखते हैं, कामचोर शब्द हमेशा उसके लिए प्रयोग होता है जो बैठे बैठे आलसियों की तरह बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता, उसे कामचोर कहते हैं। तो इसी तरह घर के सारे सदस्यों ने निश्चय किया कि इन बच्चों को काम करवाया जाए। और इसके बाद उन्हें कहा गया कि आप लोग जो ये बैठे रहते हो, दिन भर उधम मचाते हो, आज से आप लोग अपना घर का सारा काम आप लोग संभालोगे। तो बच्चों को भी ये एहसास हुआ कि बिल्कुल हम इस तरह से दिन भर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम अपना कम से कम उठ करके अपने से पानी तो पी सकते हैं। और इस तरह से वो उठे और तुरंत जा कर के जहाँ पे पानी का मटका रखा था वहाँ पर उनकी भीड़ लग जाती है। और सारे बच्चे सुराहियों पर ऐसे टूटते हैं जैसे कि बिल्कुल कोई आफत आई हो, और सारे एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। और सारे इस तरह से धक्के मुक्की होती है, और उस धक्के मुक्की में सुराही और मटके सारे गिर जाते हैं और सभी के कपड़े भीग जाते हैं। यह देख कर के जो अम्मा हैं वो कहती हैं, भला ये कैसे काम कर सकते हैं, जो उठकर पानी भी नहीं पी सकते अपने से सही से, वो काम क्या करेंगे। तो इस पर अब्बा उनके कहते हैं कि बिल्कुल, कैसे नहीं करेंगे। और इस तरह से अब्बा का शाही फरमान जारी हो जाता है। शाही फरमान मतलब जैसे राजाज्ञा होती है, वैसे उसे ही शाही फरमान कहते हैं। तो घर के राजा कौन है? अब्बा हैं। तो अब्बा का शाही फरमान जारी होता है और कहा जाता है कि आप सब अब से अपना काम स्वयं करेंगे। बच्चे भी तैयार हैं, वो कहते हैं हमें काम बताया जाए। तो अब्बा उन्हें बताते हैं कि बहुत से काम हैं जिसे तुम कर सकते हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में कूड़ा फैला हुआ है, पेड़ों को पानी देना जैसे काम आप कर सकते हैं। और ये काम आपसे मुफ्त में नहीं करवाए जाएंगे, इसके बदले आपको तनख्वाह दी जाएगी। जो तनख्वाह हम माली को दिया करते हैं, वो काम अगर माली वाला आप करेंगे तो आपको दी जाएगी। तो बच्चे सभी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अम्मा कहती है, हे खुदा, घर में तो बाढ़ आ जाएगी, और याचना करती है। लेकिन फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए सारे बच्चे काम पर तुल जाते हैं, यानी काम पर लग जाते हैं। काम पे लगते ही वो सबसे पहला काम शुरू करते हैं, फर्शी दरी को साफ़ करना। जो फर्श पर, ज़मीन पर दरी बिछी थी, उसको झाड़ने में सारे बच्चे लग जाते हैं। उसके चारों कोनों को पकड़कर सभी उसे ज़ोर से झटकना शुरू करते हैं। दो चार बच्चे उस पर लकड़ियों से उसको पीटना शुरू करते हैं। इस तरह से उस दरी में जितनी भी धूल जमा थी वो सारे घर में फैल जाती है, और जितने भी घर के लोग हैं उनके सर पर, पूरे शरीर पर धूल ही धूल हो जाती है। उनकी नाक में, आँख में धूल अंदर घुसने लगती है, और जिससे खांसते खांसते वो सब बेदम हो जाते हैं। इस तरह से जब उनको देखा जाता है तो उन बच्चों को वहाँ से आंगन में निकाला जाता है। और जैसे ही वो आंगन में पहुँचते हैं तो वहाँ उनको झाड़ू दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि चलो हम झाड़ू मार देते हैं जब तक। और झाड़ू मारने के लिए सभी जल्दी से उस झाड़ू को लेने के लिए पहुँचते हैं, और उस लूट में झाड़ू के टुकड़े हो जाते हैं। जिसके हाथ में जितनी तीलियाँ आईं वो उसी को ले करके झाड़ू लगाने में जुट जाता है। ये देख करके अम्मा अपना सिर पीट लेती हैं। और तब बच्चे कहते हैं, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जरा जरा सी बात पर टोकने लगते हैं तो बस हो चुका काम। अर्थात एक बात कह रहे हैं कि जब ये हमको काम ही नहीं करने देंगे, बार बार टोकेंगे इस तरह से, तो हम काम कैसे करेंगे। असल में झाड़ू देने से पहले थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। ऐसा विचार आते ही सारे लोग तुरंत उस दरी पर पानी छिड़कने लगे, और इतना पानी छिड़क डाला कि वो पूरी जो धूल से अटी पड़ी थी, अर्थात धूल से भरी थी, वो सारी धूल कीचड़ में परिवर्तित हो गई।
अब उन बच्चों को आंगन से निकाला गया और उन्हें बाहर किया गया। बाहर पहुंचते उन्हें पेड़ दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है चलो पेड़ों में पानी डाल दें। बस इतना सोचते ही घर के सारे बर्तन, बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ सभी लूट ली जाती हैं और ये सारी चीज़ें मिल कर के वो लेकर के नल की ओर भागते हैं। और नल पर जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पर भी घमासान मच जाता है। इतने सारे लोग सभी चाहते हैं हम पहले पानी भर लें, हम पहले काम कर लें, जिससे मेरी तनख्वाह निश्चित हो जाए। और ऊपर से रात में खाना ना मिलने की धमकी भी मिली थी। जो काम ना करेगा उसको रात में का खाना नहीं मिलेगा और काम करने वाले को तनख्वाह भी मिलेगी। इस लालच में सभी बच्चे जल्दी से नल पर टूट पड़ते हैं। ठूसम ठास किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले एक दूसरे के, फिर कोहनियों से एक दूसरे को धक्का दिया गया और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने आपस में एक दूसरे पर बर्तन फेंक कर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ये देख कर के बड़े घर के जो थे, बड़े भैया बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों और फूफियों की कुमक भेजी गई। एक पूरा झुंड भेजा गया उनका और उनको आते हुए देख करके सारे बच्चे, जो बच्चों की फ़ौज थी, वो मैदान छोड़ करके हथियार यानी अपने बर्तन वगैरह वहीं छोड़ करके और भागते हैं वहाँ से, पीठ दिखा देते हैं अर्थात भागते हैं। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे, यानी ये जो भाग दौड़ होती है पूरी, इसमें कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या जो थी अभी घर में वो कम थी, काफ़ी नहीं थी। पास के अन्य बंगलों से नौकर आए और प्रत्येक नौकर को 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से उसको दिया गया। यदि वो एक बच्चे को नहलाएगा, साफ़ करेगा तो उसे 4 आना मिलेगा। इस तरह से बच्चे साफ़ करवाए गए। हम लोग तो कायल हो गए। सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, ऐसा बच्चे सोच रहे हैं। तो सोचते हैं आगे क्यों ना हम कम से कम मुर्गियां तो बंद कर सकते हैं। दिन सुबह के टाइम जो मुर्गियों को छोड़ दिया गया था, अब शाम हो रही है तो चलिए मुर्गियों को अंदर कर देते हैं। उनके दड़बा होता है जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है, तो दड़बे के अंदर कर देते हैं। ये सोचकर जैसे ही जो भी हाथ में लगा, बांस, छड़ी, जो भी जिसके हाथ लगा उससे लेकर के सभी मुर्गियों को हाँकने में लग गए। सारी मुर्गियां इधर उधर भागने लगीं। पर सब बच्चों को लगा कि जैसे मुर्गियों को किसी ने भड़का रखा है, वो भी हमारी बातें नहीं सुन रही हैं। ये नहीं देखा कि हम उनको हाँक कैसे रहें। जब चारों तरफ से उनके हाँका जा रहा है तो वो इधर उधर कूदने लगीं। कोई मुर्गी खीर की प्याली में कूद गई जिस पर चांदी का बर्क लगा रही थी आया, और कोई जो कत्थे चूने का जो पानदान था, पानदान यानी जिसे पान रखा जाता, उसमें कूद गई। उससे क्या हुआ, जो भी मुर्गियां खीर के प्याले में कूदी थी वो दौड़ती हुई जब उड़ती हुई गईं तो जो उनकी दीदी बैठी हुई थी, जो अभी अभी सिर धुलकर बैठी हुई थी, उसके ऊपर से उड़ती चली गई। सारी खीर उनके दुपट्टे और सिर पर लग गई। इधर जो एक मुर्गा पानदान में कूदा था वह कत्थे और चूने में लपेटा हुआ अपना पंजा लेकर के जो नानी अम्मा थी उनकी सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ सा निकल गया, जैसे कोई डिज़ाइन बनाता चला गया वो। इधर एक मुर्गी जो दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी, वह सीधे मोरी में अर्थात कीचड़ में इतना तेज़ी से फिसली कि सारा कीचड़ जो है वो मौसी जी के मुंह पर जाकर गिरा, जो बैठी मुंह हाथ धुल रही थी। अर्थात वो हाँ सफाई कर रही थी, उल्टा कीचड़ उनके मुंह पर पड़ गया। और सारी मुर्गियां बेनकेल ऊँट की तरह, अर्थात ऐसा ऊँट जिसके ऊपर काबू ना पाए, जिसके ऊपर नकेल कसी ना गई हो, ऐसी जैसे वो भागता है चारों तरफ, उसी तरह से मुर्गियां दौड़ रही थीं। कोई भी दड़बे में जाने को राज़ी ना थी। इस तरह से मुर्गियों के कारण पूरा घर इधर उधर हो गया। तभी बच्चों को नजर आया कि दिन भर की जो भूखी भेड़ें जो बाहर चरने गई थी वो आई थीं, तो उन्हें लगा कि चलिए उनको दाना दे देते हैं। जैसे ही भेड़ों के सामने सूप ले जाया गया, दाने का सूप लेकर के बच्चे पहुँचे, भेड़ें उस सूप में रखे हुए दाने को देख करके दौड़ी और इस तरह से दौड़ी कि वो देखी नहीं उन्होंने कि कहाँ वो जा रही हैं। जैसा कि इसमें लिखा गया कि भेड़ चाल मशहूर है, क्योंकि भेड़ें जिधर चलती हैं वो बिना देखे बस दौड़ती चली जाती हैं। ये नहीं देखती कि आगे क्या है, गड्ढा है या कुछ सामान रखा है, बस वो दौड़ती ही जाती हैं। तो उन्हें सिर्फ सूप पर रखे हुए दाने नज़र आ रहे थे और वो इसी दाने के पीछे इतनी ज़ोर से भागी कि पलंग को, बर्तनों को लुढ़काती हुई, फलांगती हुई, और वो बस भागी जा रही थीं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। कोई कढ़ाई का कार्य हो रहा था। उस पर से भेड़ें निसंकोच उसको रौंदती हुई और चली गईं। जब तूफान गुजर गया
तो ऐसा लगा जैसे कि जर्मन की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। अर्थात जैसे सेना जब युद्ध क्षेत्र में अपने सैनिकों के साथ तोपें चलाती है तो वहाँ पर जैसा विध्वंस मचता है वैसा ही विध्वंस घर में मचा था। इधर हज्जन माँ जो एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थीं, उन पर भेड़ें ऐसे दौड़ीं और उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी मुसीबत में फंसी हैं और उन दुपट्टे में उलझी हुई वो मारो मारो चीखने लगी नींद में ही। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ीं। जो सब्जी वाली आई थी सब्जी देने, उसकी टोकरी की ओर उनकी नज़र गई और उसमें वो उस टोकरी से मटर की फलियां तौल तौल कर रसोइये को दे रही थी, अर्थात जो खाना बनाने वाला था। और सारी मटर को देखते ही भेड़ें उस ओर दौड़ीं और उस पूरी मटर को उन्होंने तुरंत अपने कुछ ही क्षणों में अपने पेट में डाल लिया। इस तरह से तरकारी वाली का भी इतना नुकसान हो गया। इधर प्रलय मची थी, उधर बच्चों की कुछ और बच्चे जो थे बचे जो खाली थे वो भी कम लापरवाह नहीं थे। उन्होंने सोचा कि रात के खाने की तो धमकी मिल चुकी है, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें रात का खाना नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि चलिए 4 भैंसें, उनका दूध दूहना भी एक काम है, क्यों ना हम उस काम को निपटा दें, हम उसी में एक बड़ाई लूट लेंगे कि हाँ हमने भैंस का दूध भी निकाल लिया था। तो इस तरह से उन्होंने छोटे छोटे कामों को छोड़ करके ये बड़े बड़े काम जो व्यक्ति छोटे काम नहीं किया, कभी उठ के पानी नहीं पिया, वो भैंस कैसे लगा सकता है। उसने तो कभी देखा भी नहीं होगा कि भैंस कैसे लगाई जाती है। लेकिन बस वो चल दिए, धुली बेधुली कैसी भी बाल्टी ले करके तुरंत वो भैंसों को धोने चल दिए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब बच्चों ने तय किया कि क्यों ना भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अगाड़ी पिछाड़ी यानी आगे के दोनों पैरों को एक साथ और पीछे के दोनों पैरों को एक साथ बांध दिया जाए, जिससे कि भैंस काबू में हो जाए और दूध दो लिया जाए। बस क्या करना था, तुरंत झूले की रस्सी खोली गई और भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैरों को चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिया और अगले दोनों पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। उसे लगा कि आज कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, और वह छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि कोई वो सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो वो समझे कि कोई आंधी तूफान में फंस गए हैं। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चला कि असल बात क्या है, और वो पलंग की दोनों साइड की जो पट्टियाँ थी लकड़ी की उसको पकड़े और वो भैंस दौड़ी चली जा रही थी उनके साथ, वो पीछे पीछे उनकी पलंग। और वो बच्चों को इस तरह की छूट देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल तो हो ही गई, बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा खोल दिया गया। अब बच्चों को अकल आई कि शायद बछड़ा खोलने से दूध लग जाएगा। जैसे ही बछड़ा खोला भैंस की ममता जागी और भैंस तुरंत अपने खुरों को ब्रेक लगा देती है, अर्थात तुरंत वो स्पीड जो उसकी थी उसको रोक करके एक जगह खड़ी हो जाती है। बछड़ा तत्काल आता है, तुरंत आता है, वो दूध पीने में जुट जाता है। दूध जैसे ही पीने लगता है तुरंत दूध दूहने वाले लोग अपनी गिलास कटोरी जो लिए थे उसको लेकर के आते हैं, क्योंकि बाल्टी तो पहले ही भैंस ने लात मार दी थी, वो गोबर में जा गिरी थी। तो बछड़ा भी बागी हो गया, अर्थात वो भी विरोध करने लगा और झट से वो जल्दी जल्दी सारा दूध पी गया। कुछ बूंदें 1-2 धारें गिलास और कटोरी में आईं, बाकी सब बछड़ा पी गया। और ये सब काम कुछ मिनटों के अंदर हो गया। घर में एक तूफान सा खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सारे घरों में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे सभी बाहर किए गए। पूरे घर की स्थिति ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। मुर्गियाँ बाग में हकाई गईं। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। तरकारी वाली की सारी मटर खा गई थी, उसको वो रो रही थी, उसको शांत कराया गया। उधर अम्मा जो हैं, जो सुबह ही बोल रही थी कि ये बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें वो आगरा जाने की तैयारी करने लगती हैं, अर्थात अपने मायके। और वो कहती हैं या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अर्थात या तो ये बच्चे ही काम कर लें और या फिर मैं रह लूँगी इस घर में। अगर बच्चे काम करेंगे तो मैं अपने मायके चली। इस तरह की चुनौती सुनते ही अब्बा ने क्या किया, सारे बच्चों को लाइन में कतार में खड़ा करके, अर्थात लाइन में खड़ा करके, और पूरी बटालियन यानी बच्चों की जो फौज थी उसका कोर्ट मार्शल कर दिया, उसको सज़ा सुना दी। कहा अगर खबरदार किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए,
इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस्मत चुगताई। अर्थात इस तरह से बच्चे फिर से घर की वही स्थिति हो गई, जो बच्चे पहले कामचोरों की तरह, आलसियों की तरह बैठे रहते थे, और बच्चों को उस आलस से, उस कामचोरी से दूर करने के लिए जो अब्बा ने फैसला सुनाया था कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा, अंत में उन्हीं अब्बा ने घर की स्थिति को देख करके ये कहा कि अब अगर किसी बच्चे ने किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस उसका रात का खाना बंद। तो बच्चे कहते हैं कि हम काम करते हैं तो भी दिक्कत, नहीं करते हैं तो भी दिक्कत, तो ठीक है, अब हमने निर्णय ले लिया है, अब हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, अर्थात फिर से हम वैसे ही अपनी जगह बैठे रहेंगे, अपने काम भी स्वयं हम नहीं करेंगे। तो इस कहानी के जरिए हमें देखने को मिलता है कि जब बच्चे बचपन से, जब हम उनकी उम्र और क्षमता के अनुसार उन्हें छोटे छोटे काम करवाते रहें, तो उन्हें धीरे धीरे बड़े कामों की आदत पड़ती है। और अगर हम चाहें कि सीधे वो बड़े बड़े काम करने लगें तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें पहले छोटे छोटे काम और पूरे अनुशासन के साथ करना होगा, सुव्यवस्थित ढंग से करना होगा। ऐसे नहीं कि जिस तरह से इस कहानी में दिखाया गया, सारे बच्चे जहाँ भी जाते थे एक साइड भाग लेते थे, और जहाँ वो भीड़ मचती थी तो फिर बच्चे तो बस बिल्कुल बच्चे ही होते हैं और वो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते थे, काम कम और फैलाव हो जाता था। तो ऐसे काम से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार करें और व्यवस्थित ढंग से करने की कोशिश करें, जिससे काम हो, घर का नुकसान नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।